और ये जिस आदेश का जिक्र आपने अभी किया था, ये बहुत ही एक खतरनाक और हम मानते हैं कि जन विरोधी आदेश है। सिर्फ झुग्गी नहीं बसी है। फ्लड जोन के अंदर सरकारी विभाग की बिल्डिंग भी है, बड़े बड़े होटल भी है, बड़े बड़े रिजॉर्ट भी है, विधानसभा बना हुआ है कि एनजीटी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। वो किसी भी कानून को रद्द कराने के लिए कदम नहीं उठा सकती है। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा है, क्योंकि इस बीच एनजीटी में एक मामले की सुनवाई हुई और स्पना नदी के किनारे जो फ्लड जोन है वहाँ जो अतिक्रमण हुआ था, जिस पर सरकार पिछले दिनों कार्रवाई कर रही थी, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं। अब दिक्कत यह है कि इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है और 13 फरवरी को फिर एनजीटी इस पर दोबारा सुनवाई करेगी। तो ये जो गफलत पैदा हो गई है अब मलिन बस्तियों में स्थानीय लोगों के लिए, और सरकार क्या इसमें चाह रही है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच देहरादून में तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं, अलग अलग दलों के लोग आज देहरादून में एकजुट हुए हैं। शंकर गोपाल जी मेरे साथ हैं, जो जनचेतना से जुड़े हैं आंदोलन से और लगातार मलिन बस्तियों के बीच जाकर काम करते हैं। ये कहाँ तक उस ऑर्डर को समझ पाए हैं और सरकार क्या कर रही है, क्या मलिन बस्तियों में दोबारा बुलडोज़र आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। गोपाल जी, पहले तो आप मुझे बताइए वो जो ऑर्डर है उसमें है क्या? वो कोई मलिन बस्ती के लोगों को उससे डरने की ज़रूरत है? क्या दोबारा टूटने वाले हैं घर? भट्ट जी, पहले इस समस्या की जड़ पे चले जाते हैं। तो हमारा मानना है, और कोई भी विशेष विषय जो एक्सपर्ट होते हैं, जो भी इन मामलों को स्टडी करते हैं, इन सबका मानना यह है कि ये समस्या कहाँ से पैदा होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे ख़ास तौर पर उत्तराखंड में जिस ढंग से हमारा अर्बन प्लानिंग हुआ है, शहरों का प्लानिंग हुआ है, उसमें ना कोई जगह दी गई है, ना कोई नीति बनाई गई है जिससे 50% से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहीं पे भी आवास बना पाए या आवास में रह पाए। आप किसी भी दिहाड़ी मजदूर परिवार से पूछ लेना, उनको किसी भी कॉलोनी में किराए पे भी घर नहीं मिलने वाला है, चाहे वो पैसे दे भी पाए, क्योंकि इतनी भेदभाव है, इतनी इस हमारे समाज में इतनी गैर बराबरी है। तो उनको रहने के लिए अगर एक ही ऑप्शन है वो ये है इन बस्तियों, जिनको हम मजदूर बस्ती इसलिए कहते हैं, मलिन बस्ती भी नहीं कहते, उनको मजदूर बस्ती कहते हैं। लेकिन सरकारें बार बार इस नज़र से देखती है कि ये जैसे ये सब अपराधी है, ये गैर कानूनी है, जबकि उनकी नीतियों की वजह से ही ये समस्या पैदा हुई है। जहाँ तक वर्तमान स्थिति की बात है, इसमें बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि ये वर्तमान जो राज्य सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, ये बार बार कहती रहती है कि हम मलिन बस्तियों को बचा रहे हैं, कैसे अध्यादेश ला करके, लेकिन उनका हक के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और ये जिस आदेश का जिक्र आपने अभी किया था, ये बहुत ही एक खतरनाक और हम मानते हैं कि जन विरोधी आदेश है। इसमें एनजीटी ने ये कहा है कि ये जो सरकार का अध्यादेश है, जिसके द्वारा ये सरकार कह रही है कि 3 साल तक हम नहीं उजाड़ेंगे, कोई स्थायी व्यवस्था बनाएंगे इन लोगों के लिए, वो कह रहे हैं कि मैं इस अध्यादेश को मानता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई पत्र है, यहाँ तक कि वो नोटिफिकेशन भी नहीं है, एक पत्र है 2017 का पर्यावरण सुरक्षा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दिया गया था गंगा के सहायक नदियों के लिए। उसको हम सर्वोच्च मानते हैं और उसकी नज़र से हम कह रहे हैं कि ये जितने भी बसे हैं, चाहे वो और उसमें इस आदेश में एक फैक्चुअल गलती भी है। वो बार बार कह रही कि झुग्गियाँ की बात है, सिर्फ झुग्गी नहीं बसी है। फ्लड जोन के अंदर सरकारी विभाग की बिल्डिंग भी है, बड़े बड़े होटल भी है, बड़े बड़े रिजॉर्ट भी है, विधानसभा बना हुआ है। लेकिन एनजीटी के आदेश में ये है कि ये जितने भी इन सारे फ्लड जोन में के अंदर उनको हटाने के लिए 1 महीने के अंदर ये सरकार लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठा दे। हमारा मानना ये है कि ये आदेश जो है ये पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। एक कोर्ट पहले एक बहुत ही बुनियादी एक सिद्धांत है कि कोई भी कोर्ट किसी भी सरकार को लेजिस्लेटिव कदम उठाने के लिए निर्देश नहीं कर सकती है, ये कोर्ट के क्षेत्र के बाहर है। दूसरी बात है कि एनजीटी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, वो किसी भी कानून को रद्द कराने के लिए कदम नहीं उठा सकती है। तो हमारा मानना यह है कि अगर सरकार इस मामले में गंभीर है तो उनको तुरंत इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा करके इस आदेश पे स्टे लाना चाहिए था और उनको स्टे मिल भी जाएगा। मुझे लगता है एनजीटी में जो सुनवाई हुई है शंकर जी, क्या पैरवी में राज्य सरकार की ओर से बताया गया जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है, हम 9 साल उसकी मियाद बढ़ा दी गई है, पहले 3 साल फिर 3 साल अब फिर 3 साल, और सरकार वहाँ पर बता पाई एनजीटी को, और या एनजीटी ने कह ही दिया कि आपका ऑर्डिनेंस ही किसी काम का नहीं है, भाई हम तो इनको हटाना ही चाहते हैं?
बिल्कुल भट्ट जी, आपके सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि सरकार की पैरवी के बारे में आपको एक ही बात से पता चलता है कि उनकी वो किस प्रकार की पैरवी की जा रही है वहाँ पे, कि 1.5 साल पहले एनजीटी के आदेश के बाद यहाँ के जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, उनको आदेश दिया गया था कि ये इन दोनों के बीच में जो टकराव है, केंद्र सरकार के पत्र के बीच में और इस अध्यादेश के बीच में जो टकराव है, इसके बारे में आप राय रखोगे। आज तक उन्होंने राय रखा ही नहीं उस एनजीटी में, और ये इस आदेश में रिकॉर्डेड है कि क्योंकि सरकार की ओर से कोई राय नहीं आ रही है, हम इस राय को रख रहे हैं, इस रूप में जज ने बोला है। और ये लापरवाही लगातार दिख रही है, यहाँ तक कि ये जो जिस आदेश के बारे में आप जिक्र कर रहे थे मार्च 2024 का, वो आदेश तब आया जब सरकार ने 1 साल तक कोई जवाब ही नहीं दिया कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने खुद के इसमें संज्ञान में लेकर के उन्होंने कदम उठाया। तो हम कह रहे हैं कि बार बार इतनी गंभीर लापरवाही कर रही है इस कोर्ट के सामने, एनजीटी के सामने, फिर उस आदेश के बहाने वो अपना काम चला रहे हैं। एक मेरा एक और सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति है। मेरे ख्याल आपको बेहतर पता होगा, आप काम करते हैं। करीब 7-8 लाख की जनसंख्या होगी पूरे उत्तराखंड में, मलिन बस्तियों की शायद इतनी ही है, और लगभग इसके आधे भी मैं मान लेता हूँ तो 5-6 लाख तो वोटर होंगे ही, और हर जगह डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में दिखता है मलिन बस्ती का वोटर। ठीक इसी वक्त एनजीटी का चलो आदेश आया, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन बाद में वो जिस तरह से अपलोड किया गया वेबसाइट में, अब जो गफलत पैदा हो गई है उस ऑर्डर को लेकर, लोग डरे हुए हैं। मैं भी 1-2 कल मलिन बस्तियों में गया तो लोगों को ये चिंता है कि पता नहीं अब क्या होगा। क्या वो डर दिखाकर कुछ इलेक्शन का नजर आ रहा है आपको खेल, कुछ हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है, और हम कह रहे हैं कि इन लोगों को एक तरह से एक खिलौना जैसे बनाया, जिस ढंग से बनाया गया है कि बार बार इनकी पूरी, और आप समझ सकते हैं भट्ट जी कि एक गरीब परिवार पूरी ज़िंदगी भर अपनी खून पसीना लगा करके कमाए हैं, उसको एक घर बनाए हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में बनाए हो, उसको आपको कहेंगे कि 10 मिनट के अंदर हम तोड़ने वाले हैं इसको। मतलब जो 2.5 लाख में तो गया हूँ, एग्जाम्पल है मेरे सामने, बिल्कुल, तो 2.5 लाख में जीवन भर पैसा इकट्ठा करके घर लिया और वो तोड़ दिया अभी पिछले तोड़ दिया। वही तो हम कह रहे हैं। और बिल्कुल ना उनके, मैं कह रहा हूँ भट्ट जी, मेरे सामने ही जब जिस घटना की जिक्र आप कर रहे हैं कि जो मई जून में हुआ था, हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे तरपालिन के नीचे सो रहे हैं। उस समय पहले धूप के समय था, फिर बारिश के समय आगे, फिर भी उनके लिए, यहाँ तक कि हमने बाकायदा यहाँ के ज़िला अधिकारी को एक पत्र भी लिख करके हमने वहाँ के धरना भी दिया कि क्या एक बच्चा की सुरक्षा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी अतिक्रमण है, सब कुछ हम मान रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बुजुर्ग सो रहे हैं, एक घर में पैरालाइज व्यक्ति था, उसको निकालने के लिए उन्होंने 10 मिनट का समय तक देने के लिए तैयार नहीं था। जब बस्ती वाले इकट्ठे हो गए बुलडोजर के सामने, तब वो निकल पाया घर से। तो ये तो इससे ज़्यादा एक बेइंसानियत काम क्या हो सकता है? जहाँ तक ये जिस सवाल को आपने उठाया था, हम कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान इसको सामने आना, इस रूप में लाना, और फिर सरकार अगर दिखावा के लिए भी कुछ करेगी तो ये हो सकता है कि चुनाव से संबंधित एक खेल चल रहा है। लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि जनता अभी समझ रही है कि अब डर बिठा दिया, देखते हैं आपके बूथ में क्या होता है। वही एनजीटी का तो ऑर्डर आ ही गया है। वही इस रूप में तो हमें तो वही लग रहा है कि डराने, और लेकिन हमें ये लग रहा है कि जितना हमें भी दिखाई दे रहा है कि जनता के बीच में अब एक आक्रोश आ गया है कि इसको बार बार आप ऐसे धमका कर, डरा करके आप ऐसे काम करते रहेंगे। ये तो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक पूरा एक तबका को आपने ऐसे बना दी कि वो इतनी डर और आतंक में रह रहे हैं जी, और ताकि आप बार बार इस प्रकार की राजनीति करें, ये भी हमें बहुत ही गलत लगता है। तो अभी क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है, अभी क्या करने वाले हैं? जैसे आज बात हुई थी कि हम इसके दौरान आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही हम आंदोलन करने वाले हैं। आंदोलन इस रूप में ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। तो ये अलग अलग प्रकार के तरीके का आंदोलन होता है, और फिर जैसे ही चुनाव हो जाएगा और आचार संहिता हट जाएगी, हम एक बड़ा पब्लिक कार्यक्रम करेंगे, धरना या जुलूस आज हम तय करेंगे इसके बाद बैठ करके। 13 फरवरी से पहले, क्योंकि 13 फरवरी से पहले, बिल्कुल, और सरकार से जवाब मांगेंगे जरूर इस बात पे। ठीक है संग, ठीक है। तो ये शंकर गोपाल जो कि जन चेतना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, देहरादून में काम करते हैं, मलिन बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में जाकर, देखिए डर का माहौल है देहरादून में। रिस्पना बिंदाल के किनारे जहाँ भी मैं गया हूँ इस बीच, वहाँ लोगों में डर है, भय है। उनको ये लग रहा था कि चलिए कुछ भी हो, 3 साल का एक कैप मिल गई है, अब सरकारें हैं,
उन्हीं लोगों ने वोट देकर सरकारों को चुना है, तो इतना अन्याय तो नहीं होगा। लेकिन इस बीच एनजीटी का जब फैसला आया तो फिर मामला और पलट गया और सरकार की ऊपर से खामोशी है, वो और ज़्यादा लोगों को भयभीत कर रही है। निकाय चुनाव चल रहा है, लोग अभी वोटिंग के लिए निकले नहीं हैं, 23 जनवरी को उन्हें वोट करने जाना है। तो उससे पहले ये जो तमाम स्थितियां बनी हैं, ये 100% उत्तराखंड में निकाय चुनाव को जरूर प्रभावित करने वाली हैं, और करेंगी तो नुकसान किसका होने वाला है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत जय, भारत टीवी।